हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। जैसे आपके पास टाइगर की पॉपुलेशन है या आपके घर में कोई पेट डॉग है, तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में पेट डॉग है उसकी जो जनरेशन है वो आगे कैसे कंटिन्यू होगी। अगर रिप्रोडक्शन होगा यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनेंगे तब उसकी जनरेशन आगे चलेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन। यानी क्या इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन इज गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग बाय द इंडिविजुअल पेरेंट्स। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन continuity of species generation after generation। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाने के लिए हमारा क्या इम्पोर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। यही इसका सिग्निफिकेंस है कि टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन इज वेरी मच असेंशियल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे यहाँ कोई भी स्पीसीज़ आगे जनरेशन उसकी नहीं चलेगी, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें। हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस में इम्पॉर्टेंस क्या आ जाती है, यानी रिप्रोडक्शन की क्या वैल्यू है। तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई जनरेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके अंदर क्या आएंगे, कुछ जेनेटिक चेंजेस आएंगे, कुछ वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे और उसका जो रिस्पॉन्स, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हम इसको 23 पेयर भी कह सकते हैं। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि एक मेल पेरेंट होता है, फीमेल, दोनों के पास से, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इन दोनों में से एक एक स्ट्रैंड आ जाएगा, एक मेल में से आ गया, एक फीमेल में से आ गया। इन दोनों की क्या हुई, ये आपस में ज्वाइंट होंगे और प्रोजेनी का डीएनए बनेगा, यानी जो इनका चाइल्ड होगा उसका डीएनए बनेगा। तो 23 क्रोमोसोम आए और उन्होंने 46 बना के एक प्रोजेनी का डीएनए बना दिया। तो यहाँ जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, हम ये कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मोड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ताकि जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो आगे तक कंटिन्यू रहें, आगे की जनरेशन तक चलते रहें। प्लस उसमें क्या हो, चेंजेस जो नेसेसरी हैं उस ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, वो सब भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते रहें। ठीक है, तो मेन जो यहाँ मोटिव है हमारा वो ये है कि क्या होता है कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है तो उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस होकर आती है। जैसे आज प्रेजेंट हम बात करें कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा सारे एरियाज़ को अफेक्ट कर रहा है, तो अब जो नई जनरेशन आएगी ना उसके अंदर बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो पर्सन्स कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं उनके ऊपर लॉन्ग ड्यूरेशन इफ़ेक्ट कुछ टाइम बाद क्या असर देखने के लिए मिलेगा। अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में हैं
कि आगे आने वाली जनरेशन में क्या चेंज मिलेगा, या किसी को अभी किसी प्रेग्नेंट मदर को अगर हो गया है तो उसके फीटस जो डेवलप हो रहा है, जब वो चाइल्ड बनेगा तब उसके अंदर, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम लोग फेस करने जा रहे हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन में। तो ये सब जो होता है इफेक्ट, इसी को आप इवोल्यूशन कहते हैं, यानी टाइम के साथ अपने अंदर चेंजेस लाना। जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके अंदर कोरोना से अडेप्टेशन ज़्यादा अच्छी होगी, इम्यूनिटी उसकी खुद ही, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को चेंज कर लेगी इससे बचने के लिए। तो इस तरीके के चेंजेस लाना, जैसे जिराफ की हम बात करते हैं, जिराफ पहले हॉर्स जैसे होते थे, लेकिन उन्हें नीचे ग्राउंड लेवल पे जब ग्रासेस मिलना बंद हो गया खाने के लिए, तब उन्होंने क्या करा, पेड़ों की पत्तियां खानी शुरू करी। तो उसके लिए जब उन्होंने अपनी नेक को एलोंगेट करने की यानी स्ट्रेचिंग की कोशिश करी, तो धीरे धीरे जिराफ की नेक बहुत लंबी हो गई। तो इस तरीके के चेंजेस को इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन क्यों होता है, ताकि जो प्रेजेंट डे कंडीशन है उसमें कोई भी इंडिविजुअल सरवाइव कर सके। हमारी नेचर का रूल है बेटा, हमारी नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी केवल वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा। जैसे क्लास में आगे प्रमोशन किसका होता है, जो बच्चा क्लास में पास हो जाता है, ठीक है, और जिसका नहीं होता वो उसी क्लास में रह जाता है। तो यानी उसका मतलब क्या है कि जो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टिव रखेगा, हम अपने आप को आज की जनरेशन के हिसाब से अपडेटेड रखेंगे, तभी हम आगे चल पाएंगे। हमारा सिलेक्शन कर लेगी, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं इसको। नेचर ने जो हमारा सिलेक्शन करा इसको आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है जो स्पीसीज अब हमारी नेचर के अकॉर्डिंग चलने की टेंडेंसी रखते हैं, नेचर उन्हें छांट लेती है और अपने साथ आगे ले जाती है। तो इसको आप क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। जैसे हम डायनासोर्स की बात करें कि उन्होंने अपने आप को वो सरवाइव करा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन उनके अंदर नहीं थी, उनके जीन्स अडेप्ट नहीं कर पाए चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और अब वो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए, हमारे साथ वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये है हमारा इवोल्यूशन का कंसेप्ट, क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट, कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करते हैं। ठीक, फिर आपका आ जाता है क्या, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपके क्या, डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें जो जो डिस्कस करना है उसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो बॉडी डिज़ाइन को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, यानी किसी भी अगर प्लांट का या एनिमल की बॉडी डिज़ाइन की आप बात करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, कि उसका मोड कैसा है, बॉडी डिज़ाइन कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगी उसकी बॉडी की उसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होना है या सेक्सुअल। हो सकता है उसकी बॉडी में सीड प्रोडक्शन ना हो तो, ठीक है, जैसे हम रोज़ प्लांट की बात करते हैं, तब पोटैटोज़ की बात करते हैं, तब उस टाइम पे केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो सकता है। ठीक है, फिर हम यहाँ बात करेंगे इसी चैप्टर में किसकी बात करेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करेंगे। ठीक है, यानी यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करना, और मल्टीसेलुलर क्या होता है, मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस होना बॉडी की, तो वो सब इसमें आपका एग्जिस्ट करता है। फिर हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यूनिसेलुलर समझ गए ना, जैसे अमीबा होता है, यहाँ बॉडी कैसी है, सिंगल एग्जिस्ट करेगी, सिंगली, यानी एक ही सेल पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी, एक ही टाइप की सेल। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बॉडी में अलग अलग टाइप के ग्रुप बने होते हैं सेल्स के। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम,
और रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं हमारे पास, यानी पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं सारे फंक्शंस कराने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स एब्सेंट, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तब आप उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है तब आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन कराने के लिए, एक मेल और एक फीमेल गैमेट का। ठीक है, तो ये होता है आपका इम्पोर्टेंस है, मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल में यही डिफरेंस होते हैं। तो असेक्सुअल में क्या हुआ, जैसे पटैटो आया, पटैटो को आपने ज़मीन में अर्थ में लगाया, उसके अंदर से आई बड बनेगी, और उस पटैटो में इसकी क्या होगा, जैसे आपने उसे मिट्टी में लगाया तो उसमें से ग्रीन कलर की रूट और शूट सिस्टम डेवलप हो गए, और वो क्या बना देंगे नीचे और पटैटोज, अंडरग्राउंड पटैटो का डेवलपमेंट कर देंगे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अमीबा होता है तो इसमें फिजन होता है, इसकी बॉडी जो होती है वो एलोंगेट होती है, डिवाइड होती है और 2 नई बॉडी बना देती है। तो ये आपका क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट आता है फादर से, एक फीमेल गैमेट आता है मदर से। उन दोनों गैमेट्स के फ्यूज़न से एक चाइल्ड बनता है। तो उसके अंदर क्या है, जो डीएनए आता है वो कैसा होता है, 2 पेरेंट्स का मिक्स्ड डीएनए होता है जो वहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट जो हमने पूरा हमने डिस्कशन किया है, ये क्या था आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने यहाँ देखा, यानी पूरा इंट्रोडक्शन था रिप्रोडक्शन।